नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपको करवाएंगे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम हुई थी 2018 में उसके पेपर। हम क्रम वाइज चलेंगे, यानी कि पहले जो शुरुआत में जो एग्ज़ाम हुई थी उनकी फर्स्ट पारी, सेकंड पारी, फिर उसके बाद इस टाइप से हम क्रम से करवाएंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो चलो दोस्तों बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि जी बराबर ब्रैकेट में 96 भागित 12 ब्रैकेट बंद प्लस 14 गुणा में ये ब्रैकेट में 12 प्लस 8 भागित 2 है, तो जी का एक चौथाई का मान क्या होगा? दोस्तों क्या है, गणित में बोर्ड मास का नियम चलता है, यानी कि सबसे पहले आवृत्ति, यदि किसी संख्या पर आवृत्ति लगी हो उसे हल करते हैं, उसके बाद कोष्टक, उसके बाद का भाग गुणा प्लस माइनस, यानी कि सब आवर्ती इसे बोलते हैं। यदि जैसे ये चिन्ह किसी संख्या के ऊपर लगा होता है उसे हम सबसे पहले हल करते हैं। आवर्ती के बाद कोष्टक, कोष्टक में सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक लगाया उसे हल करेंगे, उसके बाद ये मझला कोष्टक लगाया उसे हल करेंगे, उसके बाद ये बड़ा कोष्टक जिसमें लगा है उसे हल करेंगे। इसके बाद आवर्ती के बाद कोष्टक, उसके बाद यदि किसी संख्या के का लगा है तो उसे हल करेंगे, उसके बाद यदि गुणा लगा है तो उसे हल करेंगे, फिर भाग, फिर उसके बाद प्लस माइनस। ये क्रम चलता है। यदि इस क्रम से आप नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आवृत्ति किसी भी संख्या पर नहीं लगे, यहाँ पर कोष्टक लगाए, कोष्टक में भी यहाँ पर छोटा वाला कोष्टक लगाए, तो हम सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। जब हम हल करेंगे तो देखो 96 भागित 12, यानी कि कोष्टक जब हमने हल करा तो 96 में 12 का भाग दिया, यानी कि 8 बार गया। इसके बाद ये संख्या लिखिए प्लस में 14। अब देखो यहाँ पर ये गुणा में है, इस संख्या को हल करेंगे क्योंकि कोष्टक हल करना है सबसे पहले, तो 12 प्लस 8 यानी कि 20। यहाँ पर ये 2 लगाए। हमने कहा सबसे पहले आवृत्ति, उसके बाद कोष्टक, उसके बाद का गुणा प्लस माइनस। यदि कोई चिन्ह नहीं है तो उसे हम छोड़ें, अगले पे जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे आवृत्ति नहीं थी, आवृत्ति के बाद कोष्टक हल करना होता है तो हम कोष्टक को हल करें। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जब ये हल करा तो इधर तो 8 आ गया, यहाँ बीच में प्लस है, तो हमने बताया कोष्टक के बाद का इसमें नहीं लगा इसलिए गुणा है, गुणा को हल करेंगे। तो 14 गुणा में 2 20 करा तो 14 दूना 28, 280 भागित 2। हमने बताया कि गुणा के बाद भाग, गुणा या भाग में से कोई भी आप हल पहले कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखो 8 प्लस 280 में भाग हमने 2 का दिया, तो हमारे पास आ गया 8 प्लस 140 बराबर 8 में 140 जोड़ेंगे तो 148। तो जी का मान अपने पास आ गया 148। अब प्रश्न में पूछा है कि जी का एक चौथाई का मान क्या होगा, यानी कि 148 का 1/4। तो 148 का 1/4, देखो 148 में 4 का भाग देकर देखो, दे लो सीधा दे लो चाहे अलग से दे लो, हम सीधा देकर देख लेते हैं। 4 4 तिया 12 यानी कि 3 बार गया, 2 बच गए, 4 सत्तर 28, यानी कि 148 में जब 4 का भाग दिया तो 37 बार गया, यानी कि जी का एक चौथाई मान 37 होगा। अगला देखते हैं, निम्न समीकरण में से x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये समीकरण दे रखा है, इसमें पूछा है x का मान क्या है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारे पास ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस जब 36 को हम क्या करेंगे बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, और बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो 36 माइनस से प्लस हो जाएगा। जब भी कोई संख्या प्लस या माइनस की ओर बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं तो प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। अब देखो हमें बराबर जब कोई काम करना हो, यानी कि संख्याओं में गुणा या भाग, वर्गमूल या वर्ग कुछ भी करना हो, कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें करना है, यानी कि इधर कोई काम करना है तो दोनों इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि जब भी कोई गुणा भाग वर्ग वर्गमूल करेंगे तो बराबर के दोनों साइड ही हम करेंगे, तब इसके परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्गमूल कर लेंगे। जब दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो इधर के साइड ये 2 हट जाएगा, यहाँ पर सीधा बच जाएगा x माइनस 2, और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 को इधर ले जाएंगे सीधा हाथ में, तो 6 माइनस ये
पहले से था यहाँ, और -2 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 8। जब कोई संख्या को बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो प्लस वाली माइनस में हो जाती है और माइनस वाली प्लस में हो जाती है। अगला देखते हैं। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 1/42 प्लस 1/56 का उत्तर क्या है? देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ये हम जैसे हमने देखा 1/6 का मतलब है 1/2 गुणा में 3, यानी कि 6 का हम इस टाइप भी लिख सकते हैं। उसी टाइप से 1/12 को हम लिख सकते हैं 1/3 गुणा में 4। इसी टाइप से जब हम लास्ट तक इसी टाइप से चलते रहेंगे तो 1/42 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा में 7, और 1/56 को लिख सकते हैं 1/7 गुणा में 8। यहाँ पर देखो, ये जो लास्ट वाली संख्या इधर जो राइट साइड संख्या है वो इधर फर्स्ट रहेगी, इधर जो राइट है वो इधर फर्स्ट रहेगी, यानी कि यहाँ पर बीच में और संख्या है इसलिए ये देखो, ये लास्ट वाली इधर फर्स्ट रहेगी। और इन दोनों के बीच में जैसे यहाँ 2 गुणा में 3, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर रहेगा। सभी में इस टाइप से गुणनफल में 1 का ही अंतर रहेगा। यदि 1 का ही अंतर है और ऊपर भी 1 ही लिखा है, इनके ऊपर जैसे यहाँ 1/6 लिखा है, जैसे ऊपर भी 1 लिखा है, तो हमें क्या करेंगे, पहले जो टुकड़े हो रहे हैं पहली संख्या का, यानी कि 1/2 गुणा में 3 पहली संख्या का जो टुकड़ा है, उसमें से हम छोटी वाली संख्या को ले लेंगे। हम ले लेंगे इसमें से 1/2 को, और जो लास्ट में जो संख्या का टुकड़ा हो रहा है, यानी कि 1/56 का जो टुकड़ा हो रहा है 1/7 गुणा में 8, तो इसमें से बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे, यानी कि 1/8 ले लेंगे, और इन दो पहली में से लास्ट वाली घटा देंगे। घटाने के बाद देखो, जो मान आएगा वही हमारा उत्तर होगा। हमने देखा लघुत्तम 4 ले लिया, यहाँ पर ये हमारा मान आ गया 1/2 माइनस 1/8 का मतलब है 3/8। तो ये जो 3/8 है यही हमारा उत्तर होगा। हमें यहाँ पर ये देखना है कि इनके टुकड़े क्रम से हो रहे हैं क्या, जैसे 2 गुणा में 3, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, 5 गुणा में 6, फिर अगली का 6 गुणा में 7, 7 गुणा में 8, इस टाइप से यदि क्रम से चल रहे हैं, यानी कि 1 का ही अंतर है और ऊपर भी 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या में से इधर वाला छोटा मान ले लेंगे और लास्ट वाली में से बड़ा वाला ले लेंगे, और उन दोनों को आपस में 1/2 में घटा देंगे, तो जो मान आएगा वही हमारा उत्तर होगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होती है जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तभी वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हमें क्या करना है, इन इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं में भाग देकर देखने से अच्छा है हमें संख्या के अंकों का योग करके देखना होगा। तो हम देखेंगे, पहले ऑप्शन का योग करके देखेंगे, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, 29 9 से विभाजित, यानी कि संख्या के अंकों का योग 29 है, और वो 9 से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी संख्या 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 4 25, 25 और 5 30, 30 9 से विभाजित नहीं होता, यानी कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 4 9 13, 13 और 6 19, 19 5 24, 24 और 3 27, यानी कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब यह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला। अगला देखते हैं, यदि 25, 35 और p क्रमिक अनुपात में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, क्या है, जब कोई तीन संख्या दे रखी हो, जैसे a अनुपात b अनुपात c, ये ऐसे इस टाइप से दे रखी हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहली गुणा में तीसरी, यानी कि a गुणा में c बराबर जो बीच में उसका वर्ग, ऐसे हम लिख सकते हैं AC बराबर b²। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है 25, 35 और p, ये क्रमिक अनुपात में है और p का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर हमने बताया है कि पहली गुणा में तीसरी, यानी कि 25 गुणा में p बराबर बीच वाली संख्या का वर्ग होता है, यानी कि 35 गुणा में 35। अब देखो, p का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 गुणा में 35 बटे में 25, क्योंकि 25 बटे में चल जाएगा, तो 5 से जब हमने काटा तो ये 7 बार कट गया और ये 5 बार, इस 5 से हमने 35 को काटा 7 बार कट गया,
तो हमारे पास जो p का मान आया है वो आया है 7 गुणा में 7 यानी कि 49। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 49। अगला देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम 432 है, निम्न में से उनका मैसेप क्या होगा। देखो क्या होता है, मैसेप द्वारा संख्या पूर्णतः विभाजित होती है और संख्या के द्वारा लैसे यानी कि लघुत्तम पूर्णतः विभाजित होता है। लघुत्तम पूर्णतः संख्या द्वारा विभाजित होता है और संख्या में से द्वारा विभाजित होती है, पहली बात। दूसरी बात, मैसे पे द्वारा जब संख्या विभाजित होगी तो लैसे पे भी विभाजित होगा पूर्णतः। तो यहाँ पर ये है इसका मतलब कि ऐसी संख्या कौन सी है जो 432 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, क्योंकि मैसे पे लैसे पे को हमेशा यानी कि महत्तम समाप्त लघुत्तम समाप्त को हमेशा पूर्णतः विभाजित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में वही संख्या दी जाएगी जो 432 को पूर्णतः विभाजित कर रही हो। तो ऐसी संख्या केवल 12 ही है। जैसे देखो 12 थी 36, 7 बच गए और 12 6 की 72। तो ऐसी संख्या केवल 12 ही है। अगला देखते हैं। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। दिव्या के अंक श्याम से कितनी प्रतिशत कम है। यहाँ पर दिव्या के अंक श्याम से कितनी प्रतिशत कम है। देखो अब हमें पता नहीं श्याम के अंक क्या है, दिव्या के अंक क्या है, यहाँ पर प्रतिशत दे रखा है। हम मान लेते हैं कि दिव्या के अंक मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 इसलिए मानते हैं कि हमें हल करने में सुविधा रहेगी। और अब प्रश्न में दिया है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। तो देखो 100 का 125% है यानी कि श्याम के, तो 100 का 125% 125 ही आएगा, यानी कि श्याम के जो अंक हैं वो 125 हैं। अब प्रश्न में पूछा है कि श्याम से कितनी प्रतिशत कम है। यहाँ पर जो तुलना करिए श्याम से करिए, लास्ट में ये वाले भाग में तुलना करिए कि दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जिससे तुलना करें, पहले तो इन दोनों का अंतर देख लेना और जिससे तुलना करें उसको नीचे रखना है। यानी कि इन दोनों का अंतर है भाई कम, दिव्या के जो कम अंक हैं वो कितने हैं 125 माइनस 100, 125 माइनस 100 यानी कि 25 अंक कम है। अब यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है कितने प्रतिशत। प्रतिशत में ये ध्यान रखना, आप ये गलती मत कर देना कि दिव्या के नाम अंक को नीचे लिख देंगे। यहाँ श्याम से तुलना करिए कि दिव्या के जो अंक है वो श्याम से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि श्याम से तुलना करिए तो जिससे तुलना करें उसको नीचे रखना है। तो पहले तो डिफरेंस, उसके बाद जिससे तुलना करिए वो प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए गुणा में 100। 25 से 125 5 बार कट गया और 5 से 100 20 बार कट गया, यानी कि 20% कम है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 20%। अगला, एक चतुर्भुज के दो कोणों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है। दो कोणों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है, यानी कि दोनों कोणों का मान 65 प्लस 65 130। दूसरे दो कोण भी बराबर है, यानी कि चतुर्भुज में कुल 4 कोण होते हैं। पहले यहाँ पर दे रखा है दो कोणों का मान 65 65 है और दूसरे दो कोण भी बराबर हैं, उनका मान क्या होगा, यानी कि उन कोणों में से प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज में 3 कोण हो गए होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 होता है, जबकि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर दे रखा है प्रथम दो के योग, यानी कि जैसे मान लो ये ए बी और सी डी चार कोण है, चार कोण है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी तो 65 प्लस 65 है, यहाँ पर दे रखा है, यानी कि 130 हो गया। अब सी और डी ज्ञात करने, यानी कि शेष दो। अब शेष दो भी बराबर है वो दोनों कोण, हमें पता है चारों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हमें पता है चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हमें दो का मान पता है, यानी कि 130 डिग्री है। तो हम 130 शेष दो का मान ज्ञात करने के लिए इसमें से 130 डिग्री घटा देंगे, तो शेष दो का जो मान है वो 230 डिग्री है। प्रश्न में दिया है कि वो दोनों कोण भी बराबर हैं, यानी कि 230 में यदि हम दो का भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। 230 में जब दो का भाग दिया तो 115 है। इसका मतलब प्रत्येक कोण का मान, शेष प्रत्येक कोण का मान 115 डिग्री है।
तो यही हमारा उत्तर होगा। अगला यहाँ पर देखो, यदि प्रश्न नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, उसे सुन लो। किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। प्रश्न में दे रखा है नाव है, उसकी शांत जल में चाल। शांत जल में जो चाल दे रखी है वो क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि धारा के विपरीत 38 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कर रही है, यानी कि दूरी बटे समय यदि हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, चाल। यदि 38 में हम 4 का भाग देंगे यानी कि दूरी बटे समय बराबर चाल। तो 38 में 4 का भाग देकर देखें, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, यानी कि 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ये धारा के विपरीत दिशा में चाल है। अब मैं थोड़ा इसे डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे ये कोई नदी बह रही है, इधर बह रही है, ये कोई नदी है इधर बह रही है। इसकी नदी की चाल को हम धारा की चाल बोलते हैं। अब मान लो ये इस पर कोई नाव है, सपोज कर लो, मान लो ये कोई नाव चल रही है इस पर। यदि ये नाव इधर जाएगी जिधर नदी बह रही है, तो नदी की चाल प्लस नाव की चाल दोनों, जो इस नाव की स्पीड हो जाएगी वो नदी प्लस नाव, ये नाव की स्पीड हो जाएगी। यानी कि यदि ये नदी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है और नाव की चाल यदि मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से है, तो नदी की दिशा में बह रही है तो 20 प्लस 10 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी नाव की चाल। और यदि ये नाव इस दिशा में बहती तो पानी क्या है, इसकी स्पीड को कम करता, क्योंकि पानी इससे टकराता। जब भाई ये नाव है इधर जा रही है और पानी भी इधर जा रहा है, तो दोनों की गति मिलेगी, बढ़ जाएगी स्पीड। लेकिन ये दोनों जब विपरीत में जाएंगे तो धारा क्या है, यानी कि नदी है, वो नाव की स्पीड को उतनी कम करेगी जितना नदी की वेग है। यानी नदी का वेग यहाँ पर दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सपोज बता रहा हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि विपरीत जाएगी नाव तो 20 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर कम कर देगी ये नाव, नदी, यानी कि तो फिर नाव की जो चाल बचेगी वो केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। और यदि ये नाव धारा जिधर नदी बह रही है उधर ही बह रही है तो 10 ऐड कर देगी, यानी कि 20 प्लस 10, यानी कि जो नाव की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं यहाँ पर यही समझाना चाह रहा हूँ कि जिधर नाव जा रही है उधर यदि नदी बह रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ये केवल नदी और नाव के लिए बता रहा हूँ मैं, यानी कि नदी के लिए ही लागू होता है ये। आप ट्रेन वाले में दूसरा नियम लग जाएगा, ट्रेन से इसे कंपेयर मत करना। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये जो चाल आई है ये विपरीत दिशा में चाल आई है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दे रहा है कि विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय कर रहे हैं। तो 38 बटे में 4 यानी कि विपरीत दिशा में जो चाल है वो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो विपरीत दिशा में चाल कैसे निकले, चाल ऐसे निकले कि शांत जल में जो चाल रहे वहाँ में से आप जैसे नदी की दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें मान लिया कि धारा का वेग है x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 12 में शांत जल में से अपन यानी कि नाव की जो गति है वहाँ में से यदि धारा की गति घटाएंगा तो ये जो चाल आएगी ये विपरीत दिशा में चाल आएगी, यानी कि ये हमारे पास आनी चाहिए 9.5 किलोमीटर। तो अब हमारे पास x का मान ज्ञात करेंगे, तो x को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव कर लेंगे इसे। तो 12 माइनस 9.5 बराबर x, यानी कि x का मान आ गया 2.5। तो ये जो धारा की चाल है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि हमें ये कहता है कि दिशा में चाल, यानी कि देखो शांत जल, यहाँ 3 शब्द हैं, शांत जल में चाल, दिशा में चाल और विपरीत में चाल। अब मैं यहाँ पर ये चित्र से बता रहा हूँ कि शांत जल में चाल का मतलब होता है कि इस नाव की स्पीड क्या है, ये कितनी स्पीड से बह सकती है, चल सकती है, इसका मतलब होता है शांत जल में चाल।
दिशा में चाल का मतलब ये होता है कि जिधर नदी बह रही है उधर ही नाव जाएगी, यानी कि नदी प्लस नाव दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। और विपरीत में चाल का मतलब होता है कि नाव और नदी, नाव की चाल में से नदी की चाल घट जाएगी। यदि जिस स्पीड से नदी बह रही है, यानी कि नदी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है और नाव भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बह सकती है शांत जल में, तो ये नाव हमेशा यहीं खड़ी रहेगी, किधर भी नहीं खिसकेगी। यानी कि नाव की स्पीड भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की भी, तो वो नदी उसे आगे बढ़ने ही नहीं देगी, क्योंकि 10 तो माइनस कर देगी, तो वो नाव हमेशा के लिए वहीं खड़ी रहेगी। अगला देखते हैं। ये यहाँ पर कोई राशि दे रखी है 1475 निवेश 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 4% दर से प्राप्त होने वाला ब्याज क्या है। यानी कि मूलधन है वो है 1475 रुपये और दर यहाँ पर दे रखी है 4% और समय दे रखा है 5 वर्ष और साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे में 100। तो 4 पंजे 20, इससे जब हम 20 से 100 काटेंगे तो 5 बार, 1475 को जब 5 का भाग दिया तो देखो 5 दूना 10, 4 बच गए, 5 9 45 और 5 25, यानी कि 1475 को 5 से काटा तो 295 बार कट गया, तो ब्याज क्या आ जाएगा 295। अगला देखते हैं। यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, चित्र के बारे में बताया है। दिया गया ग्राफ, बार ग्राफ कंपनी एबीसी, कोई एबीसी कंपनी है, उसके पिछले 4 सालों में की गई स्टील बिक्री से प्राप्त राजस्व की जानकारी दर्शाइए। कोई कंपनी है एबीसी, उसके 4 साल की बिक्री दिखाई है कि कितने रुपए की उसकी बिक्री हुई है। यहाँ पर साल दे रखे हैं 2012, 2013, 14 और 15। यहाँ पर ये राशि बताइए मिलियन में। तो ये प्रश्न पूछा है कि 2015 में कुल बिक्री कितनी हुई। तो हम सबसे पहले यहाँ ग्राफ में 2015 देखेंगे तो 2015 वाला ग्राफ यहाँ तक चढ़ रहा है, तो और यहाँ पर ये 8 तक पहुँच रहा है और ये राशि मिलियन में है, इसका मतलब 8 मिलियन बिक्री हुई है। ये उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, यदि प्रश्न नहीं दिख रहा तो सुन लीजिए। 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 के आयु का औसत 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी। हम मान लेते हैं, जैसे हम उदाहरण से बता रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है 5, ए बी सी डी और ई, 5 व्यक्ति हैं। प्रश्न में दिया है कि पहले 3 की औसत, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो उम्र है यानी कि आयु है उसके औसत का अनुपात, यानी कि इसका 9 है और डी प्लस ई इसका है 7। कोई राशि जैसे हमें अनुपात में दे रखी है जैसे 9:7, तो हम वो मान सकते हैं वो राशि 9x और 7x, हम ऐसे मान सकते हैं। तो हमने जब माना कि a प्लस बी प्लस सी इनकी जो आयु है वो 9x है और d और e की आयु है वो 7x है। अब प्रश्न में दिया है कि इनकी जो औसत है उस आयु का अंतर 12 है, यानी कि 9x माइनस 7x बराबर 12 है। हमारे पास 9x में 7 गया तो 2x बराबर 12 है, तो x बराबर हमारे पास आ गया 6। तो x बराबर 6 आ गया हमारे पास। अब देखो, अब जब हम इसे हल करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इनका औसत हमने 9x माना था, औसत है। तो जब देखो 9 में जब हम x का मान 9x में x का मान रखेंगे तो 9 छिकी 54, तो a प्लस बी प्लस सी का औसत क्या आ जाएगा 54। तो इनकी कुल आयु क्या आ जाएगी, ये तो औसत है, तो कुल आयु ज्ञात करने के लिए हम औसत गुणा में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या a प्लस बी प्लस सी 3 है, तो 54 गुणा में 3, 3 चौको 12, 3 पंजे 15 और 1 16। उसी टाइप से डी प्लस ई का औसत था 7x में जो x का मान रखा तो 7 छिकी 42।
और ये जो 42 है ये डी और ई का औसत है, तो डी और ई की कुल आयु ज्ञात करने के लिए भाई राशि औसत गुणा में राशि संख्या डी और ई 2 है, तो 42 गुणा में 2 यानी कि 84। अब देखो, अब इन तीनों की कुल आयु पांचों की, तो कुल आयु ये इन तीनों की कुल आयु है, ये दोनों की कुल आयु है, तो पांचों की कुल आयु क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो और 4 6, 6 8 14 और एक और एक 2, 246। तो हमें पता है पांचों की कुल आयु 246 है, तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए 246 में 5 का भाग दे देंगे। जब हम 5 का भाग दिए तो 5 को 20 और 4 बच गए, तो 5 9 45 बच गया 1 और 5 दूनी 10 यानी कि 49.5, 49.2, 5 दूना 10, क्योंकि 10 बच गया लास्ट में। तो 49.2 पांचों की राशियों का औसत क्या आ जाएगा, आयु का औसत 49.2। अगला देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न दे रखा है ए, यदि ए रुपये 28, यदि प्रश्न दिख नहीं रहा था मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। यदि ए 28,000 रुपये का निवेश कर व्यापार शुरू कर रहा है, बी बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है, उसके अगले 2 महीने बाद सी भी शामिल होता है। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है, तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ए ने व्यापार शुरू कर दिया, यानी कि ए ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और उसके कुछ दिन बाद बी को भी लगा कि मैं भी यार इस पार्टनरशिप में कर लेता हूँ, तो बी भी सम्मिलित हो गया। बी के सम्मिलित होने के बाद क्या हुआ, सी ने सोचा कि मैं भी पार्टनरशिप में आपके साथ बिजनेस कर लेता हूँ। अब देखो ए ने क्या करा है, 28,000 रुपये लगा दिए थे शुरू में, और इसके 12 महीने तक लगे रहे। अब बी ने कोई राशि लगाई है, पता नहीं क्या लगाई है, ज्ञात करनी है। मान लो इसने कोई एक्स राशि लगा दी। अब ये क्या है, बी 5 महीने बाद सम्मिलित हुआ है व्यापार में, यानी कि ये व्यापार मान लेते हैं हम जैसे जनवरी से दिसंबर, यानी कि पूरे साल भर, यहाँ पर प्रश्न दिया 1 साल बाद, जैसे पूरे साल चला है, तो इसने तो मान लो ए ने जनवरी में स्टार्ट कर दिया, और ये मई एंडिंग यानी कि जून में ये बिजनेस में सम्मिलित हुआ है, तो इसकी जो धनराशि है वो दिसंबर तक 7 महीने ही लगी रहेगी। अब सी क्या है, इसके भी 2 महीने बाद आया है, तो ये यानी कि जून जुलाई, ये अगस्त में सम्मिलित हुआ है, तो इसकी राशि 5 महीने रहेगी। भाई पूरे साल दिसंबर तक 5 महीने रहेगी इसकी। अब प्रश्न में दे रखा है कि लाभ का अनुपात क्या है, किसी भी बिजनेस में यदि जब साझेदार हो तो लाभ उनकी राशि के अनुपात में ही होता है, जितनी राशि वो लगाते हैं उसी अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। अब बी 6 महीने बाद सम्मिलित हुआ है व्यापार में, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बी बहुत ही ज़्यादा पैसे लगा दे 6 महीने बाद, ये 5 महीने बाद, 5 महीने बाद सम्मिलित हुआ है, तो ये इसको लाभ उसी हिसाब से मिलेगा कि कुल कितनी राशि एंडिंग तक हो रही है, तो इसे क्या करेंगे, महीनों से गुणा कर देंगे। तो ए की जो कुल राशि बनेगी 1 साल में वो बनेगी 3028 गुणा 12, 12 इंटू 96, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, यानी कि 1 साल का जब हिसाब करेंगे तो इसकी राशि बनेगी 3,36,000, 3,36,000। बी की बनेगी 7x और सी की बनेगी 5y, क्योंकि इनकी राशि हमें पता नहीं, ज्ञात करनी है। अब ये कह रहा है कि लाभ का अनुपात 4:2:3 है। अब देखो यहाँ पर जब 4 अनुपात का मतलब इसका अनुपात सबसे बड़ा है, तो 4 अनुपात का मतलब दे रखा है कि 3,36,000 है। भाई 3,36,000 लगाइए तब उसे चौथा अनुपात मिलेगा, तो एक अनुपात यानी कि इसको जो मिल रहा है वो 2 अनुपात मिल रहा है, इसका मतलब इसकी जो राशि है बी की वो इसके आधी रहेगी, ए के ए के आधी रहेगी पूरे साल में। अब देखो इसका आधा क्या हो जाएगा, भाई 4 अनुपात बराबर 3,36,000 है, तो 2 अनुपात बराबर इसको बटे में 4 गुणा में 2 कर देंगे, तो वही 336 का आधा आ जाएगा।
तो इसका आ जाएगा 1,00,000 नहीं, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 छः 12 और 2 इंटू 16, 1,68,000। ये जो राशि है ये बी की है, लेकिन बी की कुल राशि साल के अंत में, लेकिन देखो बी ने केवल 7 ही महीने व्यापार करा है, क्योंकि 5 महीने लेट लगा है। तो ये 1,68,000 है, ये 7 महीने का हो रहा है इसका, तो 7 महीने का 1,68,000 हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसने राशि कितनी लगाई, तो 1,68,000 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास आया 7, 7 दूनी 14 और 7 चौको 28, यानी कि इसकी जो राशि है बी की वो 24,000 रुपये इसने लगाई थी। तो 24,000 हमारे पास बी का केवल इसी ऑप्शन में है, तो हम यहाँ पर सीधा टिक कर सकते हैं। सी की नहीं भी याद करेंगे तो भी हमारा उत्तर सही रहेगा, क्योंकि इसी में है 24,000 बी का। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो राशि लगाते हैं वर्ष के एंडिंग में महीनों से हिसाब होता है कि भाई इसकी राशि इतने महीने रही है, तो क्या है जैसे कोई 10,000 लगा रहा है और उसका 7 महीने रहा है, तो 10 गुणा 7 70,000 रुपये रही है उसकी। और जैसे कोई 10,000 लगा रहा है और 12 महीने रही है उसकी राशि, तो उसकी 1,20,000 हो गई। जिस हिसाब से यानी कि जितनी राशि लगाते हैं उसी अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। अगला, एक एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, इनकी आयु का योग 105 है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है। देखो प्रश्न में हमें दे रखा है कि ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये कोई 6 व्यक्ति हैं, इन सभी की आयु का योग 105 है, ये प्रश्न में दिया है। ये कह रहा है कि इन सभी व्यक्तियों की आयु में जो पैदा हुए हैं उसमें 5 वर्ष का अंतर है। हमने मान लिया कि जो सबसे छोटा है उसकी आयु x है, तो उससे अगले की x+5, उससे अगले की x+10 और उससे अगले की x+15, यानी कि फर्स्ट नंबर, दूसरा यानी कि ये b मान लिया, ये c मान लिया, ये d मान लिया और ये e मान लिया x+20 और ये f मान लिया x+25। ये 6 व्यक्ति हो गए। जब हमने इन 6 की उम्र को जोड़ा तो 6x, x जोड़ा तो 6x हो गए, 3 4 5 6x। अब संख्या संख्या जोड़ेंगे, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75, तो 6x प्लस 75, ये इनकी आयु आई। जबकि प्रश्न में दे रखा है कि इनकी आयु 105 साल है टोटल। तो हमें देखो यहाँ पर बराबर में 105 कर देंगे, तो 6x बराबर 75, 105 में इधर चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 6x का मान आ जाएगा अपने पास 75, 105 माइनस 75, तो हमारे पास आ गया 30। तो x बराबर 30/6, यानी कि x का मान भी 5 आ गया। अब x का मान 5 है, यानी कि जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसकी उम्र 5 साल है, तो सबसे बड़ा x+25 है, सबसे बड़ा यही तो है एंड वाला, तो इसकी उम्र x का प्लस 25 है, तो x का मान हमने 5 रखा, तो 5 + 25, तो इसकी उम्र 30 साल हो गई, तो यही हमारा उत्तर हो गया। अगला देखते हैं। ये रीमा ₹75,000 में एक कार खरीद रही है, वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च कर दिए। इसके बाद में उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रीतू को 10% लाभ पर बेच दिया। रीतू ने कार खरीदने के लिए कितने राशि ली। ये कोई रीमा है, इसने एक कार खरीदी ₹75,000 में। उसके बाद इसने कोई डेंटिंग पेंटिंग कुछ काम करवाया होगा, 10,000 इसने लगा दिए, तो इसकी कुल जो लागत मूल्य हो गया वो क्या हो गया, 85,000 रुपये। जब कोई यानी कि कोई भी सामान जब बेचा जाता है, लाभ बोल रहा है तो वो लागत मूल्य पर बेचेगा। तो यानी कि अब ये रीमा चीरू को बेच देगी, चीरू को बेचेगी 85,000 का 110% पर, 115% पर, क्योंकि चीरू को जो यहाँ पर बेची है 15% लाभ पर बेची है, तो 85,000 का 115% लाभ पर बेच रही है। अब ये क्या कर रहा है, चीरू इतने रुपए में खरीद रहा है और रीमा बेच रही है। फिर चीरू क्या कर रहा है जी, इतने में खरीद रहा है और इस पे 10% लाभ और कमा रहा है और वो बेच रहा है रीतू को, तो इसका भी 110 पर बेच देगा रीतू को, तो रीतू इतने रुपए में इसे खरीदेगी।
तो 3 0 2 0 3 0, ये 4 0, ये 4 0। तो 115 गुणा में 11 गुणा में 85, ये हमारा मान आ जाएगा। तो हम देख लें 115 गुणा में 11 जब हमने करा, या फिर 115 गुणा में 50 कर लो पहले, तो देखो 575, और फिर 8 करा तो 8 5 40, 8 एकम 8, 8 और 4 12, और 8 एकम 1 9, 5 7 7 9। अब गुणा में 11 करा तो यही आ जाएगा, फिर 9 7 7 5, तो 5 7 12, 9 और 7 7 14, 1 15, 9 और 7 16, 1 17, 9 और 1 10, 107 525, इतने रुपए में ये रीतू ने खरीदी है और चीरू ने इसे बेचा है। अगला देखते हैं। मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूँ और वहां से वापस आता हूँ, तो वापस आने में मुझे 13/2 यानी कि 6.5 घंटे, ये 13/2 है, यानी कि वाहन से वापस आ रहा हूँ तो मुझे 6.5 घंटे लगते हैं, जबकि दोनों ओर पैदल जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या 31/4 घंटे लगते हैं। तो दोनों ओर वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा। देखो प्रश्न में दे रखा है कि पैदल प्लस वाहन, जब पैदल और वाहन से जा रहा है तो उसे लग रहा है 13/2 यानी कि 6.5 घंटे, 6.5 घंटे। जब दोनों ओर पैदल पैदल जा रहा है, पैदल प्लस पैदल, तो उसे लग रहे हैं 31/4 घंटे, यानी कि 31/4 में यानी कि 4 7 28, यानी कि 7 घंटे 45 मिनट, और यहाँ 6.5 का मतलब है 6 घंटे 30 मिनट, मिनट में कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब देखो पैदल प्लस वाहन 6.5 घंटे लग रहे हैं, पैदल प्लस पैदल 7.75 घंटे लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से यानी कि ज़्यादा वाले में से कम को घटा देंगे। तो जब हमने पैदल प्लस पैदल यानी कि इसमें से पैदल प्लस वाहन घटाया, पैदल प्लस वाहन जब हमने घटाया तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 6.5 घंटे हो जाएगा। तो हमारे पास देखो पैदल से पैदल कट गया, और यहाँ पर पैदल प्लस का आया, पैदल जो जा रहा है, और यहाँ पर वाहन माइनस का आया। इन दोनों का अंतर जब देखा तो हमारे पास आया 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। हमारे प्लस पैदल और वाहन का अंतर आ रहा है 1 घंटे 15 मिनट। पैदल प्लस वाहन का यहाँ पर मान हमें पहले ही पता है, तो यहाँ पर 2 बार करना पड़ेगा। तो पैदल प्लस वाहन, यदि हमें वाहन की चाल ज्ञात करनी है 6 घंटे 30 मिनट, तो हम इसे इसमें से, यानी कि यदि वाहन घटाना है तो हमें इसे घटा देंगे, यानी कि या फिर इसे घटा दो, हमें वाहन का मान ज्ञात करना है। यदि ये घटाया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो पैदल से पैदल कट जाएगा और माइनस का वाहन आ जाएगा, इधर माइनस का वाहन आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 6 घंटे में से 1 घंटे तो गया, तो 5 घंटे और 5 घंटे 15 मिनट। ये भी माइनस की आ रही है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाहन से जो समय आएगा वो 5 घंटे 15 मिनट आएगा। यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, पैदल प्लस वाहन 6.5 घंटे लग रहे हैं, पैदल दोनों पैदल प्लस पैदल 7.25 घंटे लग रहे हैं। तो इन दोनों का अंतर है वो आ रहा है 1 घंटे 15 मिनट पैदल और वाहन का। पैदल और वाहन यानी कि जैसे हम लिखते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो हमने जिसका मान ज्ञात करना है उसका चिन्ह पलट देते हैं तो वो कट जाता है। तो हमें वाहन का पता लगाना है, इसलिए हमने पैदल का चिन्ह काट दिया, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न चार्ट एक सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी एबीसी का वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय आंकड़ों की जानकारी देता है। तो कंपनी 2015-16 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने रुपए व्यय करती है। यहाँ पर ये आंकड़ा दे रखा है और ये पूछ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने रुपए व्यय करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ग्राफ ये रहा, और ये ग्राफ इसके सीध में जा रहा है, यानी कि 20 लाख करोड़ के। तो सीधा उत्तर आ जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए ये व्यय करती है। तीन अभाज्य संख्याओं में से पहली दो का गुणनफल 1147 है और अंतिम दो का गुणनफल 1517 है। तो तीन अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए।
देखो यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि जैसे हम मान लेते हैं ए बी सी डी, हम मान लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी 3 अभाज्य संख्या है। तो हमें देखें प्रथम दो यानी कि ए गुणा में बी बराबर 1147 है और बी गुणा में सी बराबर कितना है 1517। हम ऑप्शन से देखेंगे ए गुणा में बी यानी कि 31 गुणा में 37 आ रहा है क्या 1147। तो 31 गुणा में 37 करेंगे, देखो 37 गुणा में 31 ऑप्शन से करने में फ़ायदा रहेगा इसको। 37 3 7 21 3 तिया 9 और 2 11 यानी कि 1147 आ रहा है। तो पहली दो तो हमें पता है, पहली दो है 31 और 37, दोनों अभाज्य संख्या है और इनका गुणनफल यही आ रहा है, तो यही है। तो यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ये दूसरा और चौथा तो कट गया। अब हमारे पास तीसरी संख्या बतानी है। तीसरी संख्या क्या है, अब देखो 37 गुणा में 41 करने पर देखो 1517 आ रहा है क्या। 37 गुणा में 41 करेंगे तो देखो हमारे पास 37 एकम 37 4 7 28 और 4 12 2 14 यानी कि एक ये 7 आ गया। 37 कम से 8 3 11 4 1 5 1517 आ गया। तो तीसरी संख्या है वो 41 है। हमें इसे ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से करने से ये क्या है बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बाकी इसे करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ऑप्शन ही सबसे बेटर सबसे बेस्ट है ये मानो। अगला देखते हैं, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, निम्न डायग्राम में एक रेस्टोरेंट XYZ में बिकने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ की जानकारी देता है। अब ये डायग्राम दे रखा है। अब कह रहा है कि नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय, यानी कि ये जो रेस्टोरेंट की आय दिखा रखी है कुल डायग्राम में, और ये कह रहा है कि कुल आय 35 लाख रुपए है। तो चाइनीज खाद्य पदार्थों की बिक्री द्वारा रेस्टोरेंट XYZ में कितना राजस्व प्राप्त हुआ। हमें पता है पूरे डायग्राम की जो आय है वो 35 लाख है और चाइनीज प्रोडक्ट पहुंच रहा है। तो चाइनीज प्रोडक्ट यहाँ पर 5% दे रखा है। तो इसका मतलब है 35 लाख जो कुल आय है उसका 5% चाइनीज चाइनीज से मिली है। तो 35 गुणा में 5 बटे में 100, तो हमारे पास आ गया 55 25 5 15 2 17 175 बटे 100 यानी कि 1.75 लाख। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हैं। पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में भर रहा है और दूसरा पाइप 45 मिनट में भर रहा है, जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली कर रहा है। यदि तीनों पाइप खुले हैं तो 27 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा। यहाँ पर देखो क्या है, हमने जैसे कोई तीन पाइप लगे हैं, मान लेते हैं हम A B और C। ये पहला जो है वो 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा है वो 45 मिनट, तीसरा है वो खाली कर रहा है। खाली कर रहा है, हमें नहीं पता कितनी देर में खाली कर सकता है, उसकी क्षमता बतानी है। तो हमने मान लिया कि वो x मिनट में खाली कर सकता है। जब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये टैंक है वो 27 मिनट में भर जाता है। यानी कि इन तीनों का 1 मिनट का कार्य है, जैसे 1/30 प्लस 1/45 प्लस ये तीसरा है ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस में आएगा 1/x बराबर 1/27 आएगा। अब इनका हमने लघुत्तम ले लिया, मान लें 90x ले लिया हमने लघुत्तम। तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, यहाँ पर 90 बराबर 1/27। अब देखो 1/27 27 को हमने यहाँ छोटा कर लिया, यानी कि ये 9 से काट लिया तो यहाँ पर 10x आ गया और ये 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 3 गुणा में 3 में 9x प्लस 6x माइनस 270 बराबर 10 इधर जाएगा राइट साइड 10x। अब 10x को इधर लाएंगे तो नोट से 15x में से 10x गया तो यहाँ पर 5x आ जाएगा और 5x बराबर 270 इधर जाएगा बराबर 270। तो x बराबर 270 बटे में 5 तो 55 25 और 500 को 20 यानी कि x का जो माना है वो आया 54। हमने x क्या माना था कि x मिनट में ये जो c है तीसरा है वो खाली कर सकता है। तो x का मान हमारे पास 54 आ गया। तो इस प्रश्न में यही पूछा है कि कितनी देर में वो खाली कर सकता है, तो आंसर 54। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये कोई बर्तन है, जैसे ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, इस ये कोई बर्तन है, ये भरा हुआ है पानी और नमक से। इसमें 320 ग्राम पानी है और
31 ग्राम नमक है। 31 ग्राम क्या है? नमक। अब ये पूछ रहा है कि कुल विलयन में यानी कि 320 प्लस 31 351 में नमक का जो प्रतिशत है वो क्या है? तो नमक है 31 ग्राम, कुल विलयन है 351, 320 प्लस 31, तो इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा हम 100 कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो 31 का ये यहाँ पर डबल जीरो लगा देंगे तो 351 का जब भाग दिया 310 में तो नहीं जा रहा, 351 का भाग दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये हम देखो 10 से गुणा करते हैं तो अब यहाँ पर लगभग में उत्तर आएगा, यानी कि लगभग में जब हम 351 गुणा में 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंच 40, 8 तिया 24 और 4 28, 10 में से 8 गया 2, 9 में ये बच गया 9 और 10 में से 8 गया तो 2, ये अपने पास बच गया 292। अब इसमें भाग नहीं जा रहा इसलिए भाग टेटा गया सुपर 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8 पॉइंट से हमारे पास एक ही ऑप्शन में सी में, इसलिए हम सीधा सी टिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न में देखो 75 और 69 का वर्गमूल कितना है। 75 और 69 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें या तो हम सीधा इससे ज्ञात ही कर सकते हैं या फिर एक आइडिया लगाकर हल कर सकते हैं। तो आइडिया लगाकर हल करें तो हम पहले सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या ली 93, तो 93 के आस जैसे हमने 93 का देखा कि 93 का वर्ग क्या हो सकता है, तो अब सीधा गुणा करने के लिए हम मानते हैं कि 90 देख लिया हमने, तो 90 का जब वर्ग करा तो 8100, तो ये तो इससे ज़्यादा हो गया मान, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। फिर इससे छोटी संख्या देखते हैं, इससे छोटी संख्या 87 है। अब देखो 87 गुणा में 87 करेंगे तो यही मान आएगा हमारा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 87। अगला देखते हैं, या फिर इसे आप ये भी कर सकते हो, इस टाइप से भी कर सकते हो कि 75 69 इसका वर्गमूल इस टाइप से भी कर सकते हो। पहले 3 का भाग दे लो, फिर जो आएगा उस यहाँ पर उससे कर लेना। अगला देखते हैं, निम्न श्रृंखला में के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखो 8 6 14, 14 9 23, यानी कि पहले 6 का अंतर, फिर 9 का अंतर, फिर 12 का अंतर आएगा। 12 का अंतर करेगा तो 35 आ जाएगा। अगला देख, यदि 7 स्क्वायर बराबर 49, 67 स्क्वायर बराबर 44 89, तो 667 का वर्ग क्या होगा। तो 667 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम या तो 667 गुणा 667 कर दें, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 600 प्लस 67, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ज्ञात करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए, तो वो है ए स्क्वायर यानी कि 600 का स्क्वायर 3600 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 67 का स्क्वायर, यहाँ पर दे रखा है 44 89, सॉरी यहाँ पर ये जो 600 का वर्ग आएगा वो ये आएगा 4 जीरो आएगी, 600 गुणा 600 ये आएगा यहाँ पर 44 89, यहाँ पर लिख दीजिएगा ताकि जोड़ने में दिक्कत नहीं आए, यानी कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब है 2 गुणा में 600 गुणा में 67। अब यहाँ पर ये तो गुणा ही करना पड़ेगा, चाहे तो हम सीधा कर सकते हैं, 6 दूना 12, 12 गुणा में 67 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 से तो 84 और 12 6 72, 72 और 8 80, 804, 804 के 2 जीरो लगा दी, तो हमारे पास जो मान आएगा वो 36 के 4 जीरो प्लस बी स्क्वायर यानी कि 44 89, और 2ab का मान आया अपने पास 804 डबल जीरो 804। जब इसको हल करेंगे देखो जोड़ेंगे तो 9 का 9, 8 4 4 8 4, 8 से 14 और 3 और 1 4, ये हमारे पास संख्या है 44489, 44489 ये आ गया हमारा मान। तो इस टाइप से इसको हम हल कर लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके, तो इससे क्या है गुणा भाग करने में कम समय लगेगा। अगला देखते हैं, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है। यहाँ पर कोई एक ट्रेन है, एक ट्रेन स्लो चलेगी एक तेज चलेगी, तभी तो स्लो वाली ट्रेन को तेज चलने वाली ट्रेन
पकड़ पाएगी। तो ये मान लो ए ट्रेन है, ये स्लो चलती है, धीरे चलती है, ठीक है। और ये बी है, ये तेज चलती है। अब मान लो ये 40, कोई ये शुरुआत में चल रही है ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ए ट्रेन है वो स्लो को चलने वाली तो चलेगी, तभी तो सिर्फ तेज चलने वाली पकड़ेगी। तो 2 घंटे में ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 40 गुणा में 2 यानी कि 80 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। एक ट्रेन तेज वाली यहाँ पर है बी, और स्लो वाली इससे 80 किलोमीटर दूर पहुँच गई यानी कि ए, ये धीरे वाली। अब इन दोनों के बीच में दूरी है वो 80 किलोमीटर की दूरी है। अब ये बी वाली से 4 घंटे में पकड़ लेगी। अब बी वाली इसे 4 घंटे में पकड़ लेगी, इसका मतलब है कि इनके बीच की जो दूरी है 80 किलोमीटर की, वो धीरे धीरे कम होते 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 कम होते होते 4 घंटे में जाके पकड़ पाएगी। ये तो है नहीं डायरेक्ट मतलब एकदम ही कम हो जाएगी, धीरे धीरे ही कम होगी। अब क्या है कि हमें दूसरे ट्रेन की, जब एक के पीछे एक ट्रेन चल रही हो यानी कि स्लो वाली को तेज पकड़ वाली ट्रेन यदि पकड़ रही है और उनकी चाल एक ही दिशा में है, तो सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल होती है कि ज़्यादा वाली में से कम वाली घट जाएगी। यानी कि तेज वाली की चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्लो वाली की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। भाई बी तेज है तभी तो ये पकड़ पाएगी, तो x में से 40 घटा देंगे। ये जो चाल आएगी ये सापेक्ष चाल आएगी, ठीक है। अब इस चाल से ये 4 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हैं, यानी कि x माइनस 40 गुणा में जब हम 4 करेंगे तो ये दूरी 80 होगी। तो अब 4 से 80 को सीधा काट लो 20 बार, तो x माइनस 40 बराबर 20, तो x बराबर 40 इधर चल जाएगा, प्लस का हो जाएगा 40 और 20 60, यानी कि तेज गति वाली ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।